हेलो फ्रेंड्स, आईएएस पीसीएस स्टडी के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत है। दोस्तों, मैं आपको विजन आईएएस मैगजीन पढ़ा रहा हूँ फरवरी मंथ की, और इसमें पॉलिटी एंड गवर्नेंस की ये दूसरी क्लास है। और इस क्लास में हम पॉलिटी एंड गवर्नेंस को कंप्लीट करने की पूरी कोशिश करेंगे। पहला आर्टिकल है आर्टिकल 142। आर्टिकल 142 सुर्खियों में क्यों रहा है, इस बात को थोड़ा हम लोग समझेंगे और इसके अन्य जो पहलू हैं उनको भी समझने की कोशिश करेंगे, और कंप्लीट पूरे जो ये पॉलिटी एंड गवर्नेंस का सेक्शन है उसको आज हम लोग खत्म कर देंगे। ठीक है, तो सुर्खियों में क्यों रहा, ये चीज़ को आपको जानना बहुत ज़रूरी होता है कि हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने अनुच्छेद 142 का जो शक्तियाँ हैं उसका प्रयोग किया और चंडीगढ़ का जो मेयर का चुनाव का परिणाम था उसको क्या कर दिया, अमान्य घोषित कर दिया। उसको कंप्लीट नल एंड वाइड घोषित कर दिया, अमान्य घोषित कर दिया। इसी प्रकार जो कोर्ट ने इस मामले में कंप्लीट जस्टिस, इस प्रकार के जो अवधारणा है कंप्लीट जस्टिस का, उसको यहाँ पे सुनिश्चित किया। यहाँ पे क्या पढ़ा नाम के, इस सुप्रीम कोर्ट ने आर्टिकल 142 की शक्तियों का प्रयोग किया था। और चंडीगढ़ का मेयर चुनाव आप जानते होंगे, जिसमें आम आदमी पार्टी और बीजेपी जो थी वो आमने सामने थी, जिसमें कि ये आरोप लगा था बीजेपी पे कि उसने जो है कुछ वोट को उसने हेर फेर की है, और जो मुख्य वहाँ पे रिटर्निंग ऑफिसर है उसने कुछ हेर फेर कर दी थी मेयर के चुनाव में, और इससे परिणाम पे असर पड़ा था। ठीक है, तो इसी चुनाव के परिणाम को अमान्य घोषित कर दिया सुप्रीम कोर्ट ने, और यहाँ पे कंप्लीट जस्टिस जो है उसको सुनिश्चित किया। ठीक, ये न्यूज में रहा है। तो अब आता है कि आर्टिकल 142 है क्या। वास्तव में अगर बात की जाए आर्टिकल 142 की, तो वो क्या है। तो यह जो आर्टिकल है वो शीर्ष न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट को है, उसको समझ कोई भी मामला अगर लंबित रहेगा तो उसमें कंप्लीट जस्टिस के लिए आदेश पारित करने की शक्ति देता है। ठीक है, यहाँ शब्द क्या आ रहा है, कंप्लीट जस्टिस को लिए डिग्री आदेश पारित करने की आदेश शक्ति देता है, डिग्री आदेश पारित करने की। ठीक, किस चीज़ में, कोई भी उसके सामने अगर मामला लंबित होगा तो उसके समक्ष जो है। तो कंप्लीट जस्टिस होता क्या है, सबसे बड़ी बात होती है कंप्लीट जस्टिस क्या होता है। तो कंप्लीट जस्टिस का जो विचार क्या है कि यह विचार संविधान के अनुच्छेद 142 से लिया गया। इसका मतलब यह होता है कि जो कानून में कमियां मौजूद है उसको दूर करना। ठीक है, कंप्लीट जस्टिस का बात यह इसमें होता है कि इसमें जो भी कमी हो कोई भी कानून में, उस कमियों को दूर किया जाएगा, और आवश्यकता पड़ेगी तो जो भी कानूनी प्रावधान है उसकी उपेक्षा की जाएगी, और उसकी उपेक्षा करके न्याय को सुनिश्चित किया जाएगा। ठीक, अब इसमें क्या होता है, जो भी संवैधानिक सिद्धांत होते हैं, ठीक, सिद्धांत होंगे, या फिर अगर कोई मतलब सामाजिक आवश्यकता होगी या फिर न्याय होगा, उसके अगर विचार, उसके जो मानक है ना, उन मानकों पे विचार की जाएगी, और जो भी लॉज हैं उसका क्या किया जाए, एक्सप्लेन किया जाएगा, उसको व्याख्या की जाएगी, उसकी कंप्लीट व्याख्या की जाएगी और उन्हें लागू किया जाएगा। यानी कि यहाँ पे ध्यान देना है कि जो भी लॉ है उसमें अगर कोई कमी मौजूद है तो आर्टिकल 142 का इस्तेमाल करके कंप्लीट जस्टिस प्रोवाइड करने की बात कौन करता है, किसके पास अधिकार है, सुप्रीम कोर्ट के पास अधिकार है। और इसका इस्तेमाल करता है किस चीज़ के लिए, कि जो भी कमियां मौजूद रहेंगी वैधानिक तौर पे, ठीक है, तो उसको क्या करेगा, ये सुप्रीम कोर्ट उसकी व्याख्या करेगा, उस कमियों को दूर करेगा, और दूर करके जो है वो क्या करेगा, कंप्लीट जस्टिस प्रोवाइड करने की यहाँ पे बात करेगा। ठीक, तो ये सुप्रीम कोर्ट क्या करती है, किसी विशेष स्थिति में एग्जीक्यूटिव और ये आपका लेजिस्लेटिव है, इनके कार्यों को पूरा करने में सक्षम बना देती है। इससे क्या होता है, इसमें सरकारी निकायों को या अन्य अधिकारियों को दिशा निर्देश, गाइडलाइंस जारी किए जाएंगे, कुछ निर्देश जारी किए जाएंगे, या कोई ऑर्डर जारी किए जाएंगे। ठीक, अब ये बात ये आती है कि ये जो आर्टिकल 142 है ये सुप्रीम कोर्ट को पब्लिक इंटरेस्ट में, मानवाधिकार में, संवैधानिक मूल्यों में या मौलिक अधिकारों के जो मामले रहेंगे उसमें हस्तक्षेप करने की अनुमति देता है, और इसके उल्लंघन के खिलाफ क्या करेगा, वो एक सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है। ठीक, ये बात है। अब यह अनुच्छेद जो होता है वो संविधान का संरक्षक और कानून का क्या है, अंतिम व्याख्याकार, मतलब अंतिम रूप से कानून को व्याख्या करने वाला कौन एक निकाय है, तो सुप्रीम कोर्ट है, उसकी भूमिका को बढ़ा भी देता है। और ये जुडिशियल एक्टिविज्म आप ये पढ़े होंगे, ऊपर मैंने बताया था जुडिशियल एक्टिविज्म बनाम न्यायिक संयम था। ठीक है, वो मुद्दा किस में था, वो सुप्रीम कोर्ट में था, कल ही क्लास में मैंने बताया था आपको। तो जुडिशियल एक्टिविज्म के रूप में भी ये कार्य करता है। ठीक, तो अब बात आती है कि इसमें आर्टिकल 142 के सकारात्मक प्रभाव क्या पड़े हैं। सकारात्मक प्रभाव इसमें क्या पड़े हैं कि जो भी विधायी शून्यता, यानी कि जिस मामलों पे कोई विधान या विधि नहीं बनी है, ठीक है, विधि नहीं बनी है, तो उन मुद्दों का निपटान करने में यह आर्टिकल सुप्रीम कोर्ट को सक्षम बनाता है। ठीक, अब अच्छा, इसके जैसे कि इसमें कुछ उदाहरण है,
से उदाहरण है। जैसे कि आप देखो कि भौरी देवी बनाम बनाम राजस्थान राज्यवाद में सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया, विशाखा गाइडलाइंस जारी की। किस चीज़ के लिए? कि जो वर्क प्लेस है वहाँ पे यौन उत्पीड़न से निपटने के लिए, ठीक है। फिर इसी के जो विशाखा गाइडलाइंस जारी की गई थी, इसी का इस्तेमाल करके फिर बाद में जो है ये महिलाओं का कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न अधिनियम 2013 को बनाया गया था। यानी कि यहाँ पे विशाखा गाइडलाइंस जो है इसी आर्टिकल के इस्तेमाल करके वो गाइडलाइंस जारी की गई थी, ठीक। इसी तरह से ताजमहल की साफ सफाई हो, या फिर जो भी विचाराधीन कैदी उनकी रिहाई हो, या यूनियन कार्बाइड मामला हो, इसमें भी आर्टिकल 142 के उदाहरण देखने को हमें मिलते हैं। लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये अल्पसंख्यक के जो अधिकार, माइनॉरिटीज़ होते हैं, उनके राइट्स को ये रक्षा करता है, सुनिश्चित करता है कि जो भी हमारे डेमोक्रेसी की प्रोसेस है, जो लोकतांत्रिक प्रक्रिया है, उसमें सभी वर्गों का जो क्या है उसमें उसको समाहित किया जाए, सबको सुना जाए, सबके मत को माना जाए और सम्मान किया जाए। कि स्पुट्टा स्वामी बनाम भारत संघवाद में भी जो है निजता से अधिकार संबंधी जो मुद्दे आए थे, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने व्यक्तिगत निजता की सुरक्षा के लिए गाइडलाइंस जारी किए थे, इसी आर्टिकल का इस्तेमाल करके, ठीक है। ये चेक एंड बैलेंस को बढ़ाता है, नियंत्रण और संतुलन, यानी कि उसको इंग्लिश बोलते हैं चेक एंड बैलेंस, ठीक है। चेक एंड बैलेंस बनाता है, ठीक है। इसको बढ़ाता है। क्यों बढ़ाता है? क्योंकि ये क्या करेगी, इसलिए कि सरकारी संस्थाओं की जो भी पावर है उसको प्रतिबंधित करने में भूमिका निभाता है, साथ साथ किसी भी जो अथॉरिटी उसके दुरुपयोग को रोकता है और नागरिकों के मौलिक अधिकारों की ये रक्षा भी करता है, ठीक है। तो 2014 में उदाहरण भी है कि सुप्रीम कोर्ट ने 228 जो कोयला ब्लॉक्स थे उसमें से 4 को छोड़कर सभी आवंटन को रद्द कर दिया था, क्योंकि ये मनमाने तरीके से किए गए थे। इसी प्रकार से ये नागरिक अधिकार और सोशल जस्टिस को भी प्रोवाइड करता है, ठीक है। सोशल जस्टिस को भी प्रोवाइड करता है, जिसमें विनीता शर्मा बनाम राकेश शर्मा वाद में भी जो है ये बातें यहाँ पे की गई थी, जिसमें कि उत्तराधिकारी संबंधी अधिकारों पे जो है निर्णयों का समाधान किया गया था हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम में। इसी तरह से वो ये जो आर्टिकल 142 है वो क्या करता है, समानता को बढ़ावा देता है। समानता को बढ़ावा देता है, जो भी भेदभावपूर्ण कानून होंगे, प्रथाएं होंगी, उनको चुनौती देकर कानून के समक्ष समानता को बढ़ाता है। एग्जाम्पल के तौर पे सचिव रक्षा मंत्रालय बनाम बबीता पुनिया मामले में भारतीय सेना में महिलाओं की जो है अस्थायी कमीशन का निर्णय जो था, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। ये सभी जजमेंट्स को आप नोट करेंगे। क्यों मैं पढ़ा रहा हूँ इसको? क्योंकि ये मेंस में जब आंसर राइटिंग आप करते हैं तो उसमें आपको क्या लिखना पड़ता है, उसमें आपको आर्टिकल्स लिखने पड़ते हैं, केसेस लिखने पड़ते हैं। केसेस जो सुप्रीम कोर्ट के महत्वपूर्ण केसेस हैं ना, उनको आप अगर एग्जाम्पल के तौर पर अगर आप लिखते हैं तो वो क्या होगा, वैल्यू एडिशन हो जाता है। और वैल्यू एडिशन होगा तो नंबर आपके क्या होंगे, वो नंबर बढ़ेंगे। नंबर कब मिलेंगे आपको GS2 में? जब आप जो है इस प्रकार के जजेस का जो केसेस हैं उसको आप पुट करेंगे आंसर में, ठीक है। तो सचिव रक्षा मंत्रालय बनाम बबीता पुनिया मामले में ही जो है ये सुप्रीम कोर्ट ने जो महिला अधिकारी थी इनको अस्थायी कमीशन देने का निर्णय किया था, ठीक है। तो इसको आप GS1 में भी यूज कर सकते हैं, सोसाइटी वाले में जहाँ कहीं बात आएगी। इसी के साथ साथ जो है आप GS2 में भी यूज कर सकते हैं, जहाँ महिला संबंधी मुद्दे आएंगे, ठीक। तो ये जो होता है कि इसका मल्टीपल इस्तेमाल आप करना सीखिए किसी भी चीज़ों का, तो ये आपको जो है नंबर दिलाएगा, ठीक है। तो हालांकि यहाँ पे बात आती है कि आर्टिकल 142 से जुड़े कुछ मुद्दे भी हैं, जैसे कि परिभाषा में सब्जेक्टिविटी होती है। न्यायालय को ये व्यापक विवेकाधिकार तो देता है, और कंप्लीट जस्टिस के लिए कोई मानक परिभाषा तो है नहीं, ऐसी कोई परिभाषित तो की नहीं गई है संविधान में। तो इस तरह से क्या होता है, इसका मनमाना उपयोग या दुरुपयोग हो सकता है। ये बात होती है कि हर कंप्लीट जस्टिस की व्याख्या होती है वो हर मामले में अलग अलग हो सकती है, सब्जेक्टिव बात है, ये व्यक्तिपरक बात होता है। सरकार के जो अलग अलग अंग है उसके बीच में सीमाओं को क्या करता है, ये स्पष्ट करता है। कभी कभी वही होता है ना कि जब न्यायिक सक्रियतावाद की जो ये होता क्या है कि इसी कारण से टकराव की स्थिति हो जाती है। कैसे? न्यायपालिका और विधायिका के बीच में, जो मैंने कल की क्लास में बताया भी था, न्यायिक सक्रियता जो होती है। कई क्या होता है कि जो न्यायपालिका और जो विधायिका होती है वो अपनी जो है भूमिकाओं को लेकर भ्रम में पैदा हो जाती हैं और वो एक दूसरे का अतिक्रमण करते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे अगर मैं आपको बताऊं तो दिल्ली जो केस था, दिल्ली यूटी वाला, उसमें जो है LG का जो विवेकाधिकार हो, या फिर अगर आप उसको देखेंगे तो वो जो जिसमें कि आपका ये MCD वाला जो है मामला, इसमें सुप्रीम कोर्ट ने कुछ और व्याख्या किया, फिर इसके बाद सरकार ने जो है अध्यादेश ला करके उसके फिर पलट दिया उस फैसले को। इसी प्रकार से इलेक्शन कमीशन का जो है मामला है, इसमें भी जो है जुडिशियल एक्टिविज्म की बात यहाँ पे आई थी, और इस टकराव की स्थिति देखने को मिली, जिसमें कि इलेक्शन कमीशन संबंधी जो मामले थे कुछ और थे, और फिर सरकार ने इसको पलट दिया फिर। तो इस तरह से जो चीज़ें आती है ना, वो क्या होता है कि न्यायपालिका और विधायिका के बीच में जो होती है वो सीमाओं को धुंधला करती है और भूमिकाओं को लेकर एक भ्रम होता है, जिससे टकराव की स्थिति पैदा होती है। SR बोम्बई बनाम भारत संघवाद में भी जो है फ्लोर टेस्ट संबंधी जो मुद्दे देखने को मिली थी, ठीक है।
इस तरह से गैर जवाबदेही भी ये बढ़ाता है। यह आर्टिकल 142 है वो कार्यपालिका विधायिका के विपरीत जो है न्यायपालिका को उसके निर्णयों की जांच या चुनौती देने से ये क्या करता है, प्रतिरक्षा प्रदान करता है, कवर प्रदान करता है। इसके कारण क्या होता है कि गैर जवाबदेही पैदा होती है। ठीक, हालांकि ये शक्ति का पृथक्करण जो है, सेपरेशन ऑफ पावर है, इसके आधार पर भी इस शक्ति की आलोचना भी की गई है। समानता का यहाँ संगतता का अभाव है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होता है कि जैसे कि आप समझो कि असंगत कानूनी फैसलों जो अगर होंगे कोई आर्टिकल 142 के तहत, तो वो व्यक्तियों व्यवसायों के लिए मुकदमेबाजी की योजना और कार्यवाहियों को जटिल बना सकते हैं। ठीक है, तो ये संगतता का अभाव यहाँ पे इसमें है। तो ऐसे में होना क्या चाहिए, ये बात आप थोड़ा सा जानने से पहले वो चीज़ कुछ देख लो कि न्यायिक कंप्लीट जस्टिस संबंधित कुछ मामले जो थे वो कौन कौन से थे। ठीक है, तो कंप्लीट जस्टिस जो मामले थे वो इंदिरा साहनी बनाम भारत संघवाद में था, जिसमें 50% का एकदम सीमा तय की गई थी। किस लिए? आरक्षण के लिए क्रीमी लेयर की अवधारणा पेश की गई थी। किसमें? इंदिरा साहनी बनाम भारत संघवाद में। कब है वो? 1992 में है। ठीक है, इसी तरह से टीएम पाई फाउंडेशन बनाम भारत संघवाद था, जिसमें कि राज्य निजी तौर पे जो शैक्षणिक संस्थान थे उसमें एडमिशन के लिए सीटों को रिजर्व नहीं कर सकता। जनहित अभियान बनाम भारत संघवाद 2022 था, जिसमें 103वें संविधान संशोधन के जरिए ईडब्ल्यूएस आरक्षण को बरकरार रखा गया। इसको आप लिखना है, आपको इसको नोट करना। ये ताज़ा जो है ये है जनहित अभियान बनाम भारत संघवाद, जिसमें ईडब्ल्यूएस के आरक्षण को बरकरार रखा गया था। अशोक कुमार ठाकुर बनाम भारत संघवाद में, जिसमें कि संविधान में जो 93वें संविधान संशोधन था उसके माध्यम से संविधान में जो अनुच्छेद 15(5) जोड़ा गया था क्लॉज, उसको सुप्रीम कोर्ट ने इसको बरकरार रखा। तो ये क्या है, कंप्लीट जस्टिस जो है उसको प्रोवाइड करने के लिए जो है यहाँ पे कुछ मामले थे जो न्यायिक तौर पे सक्रिय मामले थे। ठीक है, तो आगे की राय से में होने क्या सकती है, जितनी सारी जो आलोचना हमने देखा है, तो शक्तियों के मनमाने उपयोग से बचना है। यानी कि जो न्यायाधीशों को सुनिश्चित यह करना चाहिए कि वे मनमाने तरीके से तथ्यों को और विचारों पर आधारित न दे करके, बल्कि न्यायसंगत तर्कसंगत जो है वो अपना आदेश दें, जिससे शक्ति के मनमाने उपयोग से बचा जाए। ठीक, ये लचीला इसका दृष्टिकोण भी प्रदान करता है, लेकिन इसका दुरुपयोग होना नहीं चाहिए। कंप्लीट जस्टिस को परिभाषित किया जाए। यहाँ पे जो कंप्लीट जस्टिस है उसकी बात बताए ना कि ये सब्जेक्टिव है, व्यक्तिपरक है। व्यक्तिपरक हमारे नज़र में कुछ और भी हो सकता है, आपके नज़र में कुछ और भी हो सकता है। कंप्लीट जस्टिस की बात तो सब्जेक्टिव ये पद है, तो इसलिए इसको परिभाषित किया जाए जिससे दुरुपयोग ना हो पाए। एक विनियामक ढांचा स्थापित की जाए। एक विनियामक ढांचा स्थापित करने से होगा क्या, जैसे आप समझो कि इससे ये होगा कि जो भी न्यायालय के निर्णय होंगे और जवाबदेही होगी, ये इसको सुनिश्चित की जाएगी। और सबसे बड़ी बात है कि जो आर्टिकल 142 है उसको लागू करने से सभी पक्षों को यहाँ पे सुना जाना चाहिए। अब इसे सुने जाने से क्या होगा, संविधान पीठ को रेफर करना। अब एक बात ये भी है कि यहाँ पे कि अगर आर्टिकल 142 को लागू करने वाले जो सभी मामले हैं, कम से कम क्या हो, कम से कम 5 न्यायाधीशों की संविधान पीठ को भेजा जाए। इससे क्या होगा, इससे यह होगा कि 5 संविधान पीठ जब न्याय करेगी तो उसमें जो है पाँच जजों की जो संविधान पीठ होती है वो तो मिनिमम होती है, और उससे भेजे जाने से क्या होता है कि जो अगर मनमाने फैसले आएंगे वो नहीं आएंगे। तो इस तरह से कुछ आगे की राय है उसको आप लिख सकते हैं, ये बात आती है। नेक्स्ट आर्टिकल आता है क्रिमिनल डिफेमेशन। ठीक है, आपराधिक मानहानि सुर्खियों में क्यों रहा है, कि आप इसको समझो सुर्खियों में क्यों रहा है कि भारत, अभी आप ये बार बार न्यूज़ में सुनते होंगे, कई बार क्या होता है कि जो पॉलिटिकल पार्टीज होती हैं या उसके जो नेता होते हैं और या एक्टर होते हैं, बड़े सेलिब्रिटीज़ होते हैं, उनके खिलाफ कुछ बातें चलती हैं, फिर वो क्या कहते हैं, हम इनके खिलाफ मानहानि करेंगे। ठीक है, तो ये मानहानि वाला जो शब्द होता है ना, बार बार न्यूज में रहता है। इसी संबंधित ये सुर्खियों में रहा है कि जो आपका 22वां विधि आयोग है, 22वां विधि आयोग है, इसने आपराधिक मानहानि का जो कानून है इसके शीर्षक से एक रिपोर्ट प्रस्तुत की। और इस रिपोर्ट क्या है, विधि आयोग की जो है 250वीं रिपोर्ट है, जिसमें कि आपराधिक मानहानि को जो है वो एक नए कानून के रूप में बनाए रखने की सिफारिश की गई है। आपराधिक मानहानि को एक नए कानून के रूप में यहाँ पे रखने की बात की गई है। तो आपराधिक मानहानि क्या होता है, तो ब्लैक लॉ शब्दकोश है उसके अनुसार देखा जाए तो मानहानि ये होता है कि झूठे और दुर्भावनापूर्ण बयान हो, इसके व्यक्ति से क्या हो, किसी के चरित्र पे, किसी की प्रसिद्धि पे, किसी की प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचे, तो उसको क्या बोलते हैं, ये आपराधिक मानहानि होता है। इसके 2 रूप होते हैं, एक तो लिखित या मौखिक। ठीक है, तो इसमें लिखित जो होगा वो झूठा लिखित बयान होगा, दूसरा मौखिक होगा, यानी कि बातें कही गई होंगी, किसी के मौखिक रूप से बोला गया होगा जिससे प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचा हो। ठीक है, तो भारतीय कानून के अनुसार जो लिखित और मौखिक होता है, दोनों प्रकार की मानहानि क्या होती है, क्रिमिनल अपराध के दायरे में आती है। ठीक है, आईपीसी की धारा जो है वो क्या है, धारा आईपीसी अब क्या हो गया है, भारतीय न्याय संहिता बन चुकी है। ठीक है, तो आईपीसी की जो धारा है वो किसी व्यक्ति की प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचाने की वजह से उसके बारे में गलत जानकारी प्रचार करने की रोक लगाती है। इसमें अधिकतम सजा कितनी है, 2 साल है। डिफेमेशन का केस है, यही वाला अधिकतम सजा जो है 2 साल है। और इसी केस में राहुल गांधी को जो है सदस्यता गंवानी पड़ी थी। डिफेमेशन के केस था ये, डिफेमेशन के केस में ही जो है उनको मैक्सिमम जो है ये सजा मिल गई थी 2 साल की। और आपको पता ही होगा कि अगर मैक्सिमम सजा अगर 2 साल हो या 2 साल से अधिक की सजा किसी को मिलती है तो उसकी संसद सदस्यता ये जो है या वो
राज्य विधानमंडल का सदस्य हो तो उसको वो अपनी सदस्यता गंवानी पड़ती है, और ऐसे में ही उनको गंवाना पड़ा था और सुप्रीम कोर्ट में जा करके बाद उनको जो है फिर बाद में उनको जो है न्याय मिला था, उसे मुक्ति मिली थी। ठीक है, तो अपराध के लिए मैक्सिमम सजा कितनी है? 2 साल है। ठीक, हालांकि जो भारतीय न्याय संहिता की जो अभी 2023 का भारतीय न्याय संहिता है उसकी धारा 354(2) में बताया गया है कि अगर जो व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति की मानहानि करता है उसे 2 साल तक कैद, जुर्माना या दोनों प्रकार की सामुदायिक सेवा से दंडित किया जा सकता है। भारत में एक बहुत बड़े वकील भी हैं, नेता भी हैं, इकोनॉमिस्ट भी हैं, और काफ़ी उनका चर्चा वाला नाम है सुब्रमण्यम स्वामी। तो सुप्रीम कोर्ट ने 2016 में सुब्रमण्यम स्वामी बनाम भारत संघवाद में फैसला दिया था कि प्रतिष्ठा की रक्षा के अधिकार के साथ अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार को संतुलित करते हुए हमें आपराधिक मानहानि को बरकरार रखा जा सकता है। ठीक, विधि आयोग ने इस बात पर जोर दिया कि प्रतिष्ठा जो है वो क्या है, आर्टिकल 21 का जो है वो एक महत्वपूर्ण पहलू है। ध्यान देना इस बात को। विधि आयोग बोल रहा है कि जो प्रतिष्ठा शब्द है ना, ये संविधान का आर्टिकल 21 है, उसका एक महत्वपूर्ण पहलू है, इसलिए इसे खतरे में नहीं डालना चाहिए, और किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाने की कीमत पर अपनी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का प्रयोग करना चाहते हैं तो उसको रोकना चाहिए। ठीक, ये बात है यहाँ पे। ठीक, अब संविधान का जो आर्टिकल 2 है वो उन आधारों को भी सूचीबद्ध करता है जिन पर क्या हो कि भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को बैन किया जा सकता है। ये क्या है, ये प्रतिबंध का रूप एक रूप मानहानि भी हो सकता है, मानहानि आपको नहीं करनी है। ठीक है, तो आर्टिकल 19(2) भी ये रोकता है आपको अभिव्यक्ति स्वतंत्रता, कुछ ग्राउंड होते हैं जिसमें कि मानहानि ना होना चाहिए। ठीक, ये भी बात है। तो अभी यूनेस्को द्वारा आंकड़े भी दिए गए कि दुनिया भर के 160 देश क्या है, मानहानि को एक क्रिमिनल अपराध के रूप में भी मानते हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं, ये आपने देख लिया पूरा मानहानि को। अब आता है कि आपराधिक मानहानि के कानून को बनाए रखने के पक्ष में तर्क होगा, कुछ न रखने के तर्क होगा। तो बनाए रखने के तर्क में हो सकता है कि मजबूत एक निवारक है, जैसे कि अब मजबूत निवारक ये हो सकता है कैसे, वो चीज़ समझो आप कि इसमें आप जो सिविल मुकदमे, तो इसमें अगर आप देखा जाए तो हम कह सकते हैं कि सिविल मुकदमों में दोषी अगर होगा तो मुख्य रूप से उस पर जुर्माना लगेगा, या क्रिमिनल केस में दोनों लगेगा, जुर्माना या जेल। तो ऐसे में क्या होगा कि जो जानबूझकर आपराधिक मानहानि कर रहा है उस पर रोक लगेगी। ठीक है, प्रतिष्ठा को बचाया जाएगा, लोकहित जो है उसको साधा जा सकता है। ऐसे जो कार्य संदेश जो है या ऐसी बातें जो हैं वो समाज के लिए हानिकारक हो उसको रोका जा सकता है, या कमजोर वर्गों का संरक्षण भी किया जा सकता है, इसके खिलाफ कोई नफरत भरी बातें या हेट स्पीच जो है वो न फैलाया जा सके। तो इस आपराधिक मानहानि को बनाए रखने के पक्ष में तर्क है। कुछ तर्क विपक्ष में भी, जैसे अभिव्यक्ति स्वतंत्रता का उल्लंघन भी होता है कई बार। होता क्या है कि अगर मान लो कि विपक्ष है, अगर आलोचना करना चाहता है तो उसकी दायरा सीमित हो जाती है। इसी केस के मामले में असंतोष को दबाने के लिए भी इसका इस्तेमाल हो सकता है। जो शक्तिशाली संस्थाएं हैं, वो प्रभावशाली व्यक्ति हैं, वो पत्रकारों को, आलोचकों को चुप कराने के लिए बातें इसका दुरुपयोग कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं, इसको आपको पक्ष विपक्ष दोनों को जानना है। और आपको यहाँ पे एक चीज़ और जानना है, विधि आयोग के बारे में जानना है। तो विधि आयोग के बारे में जानना बहुत जरूरी था क्योंकि यह बार बार न्यूज में आता है। तो विधि आयोग क्या है, गैर संवैधानिक निकाय है, इस बात को आपको नोट करना है। इस पे यूपीएससी फोकस करता है, इस टर्म पे। गैर संवैधानिक निकाय है, हेडक्वार्टर दिल्ली में है। ठीक है, पहली बार स्थापना 1833 में की गई थी चार्टर एक्ट के द्वारा। और लॉर्ड थॉमस बैबिंगटन मैकाले कौन थे, प्रथम विधि सदस्य थे। ये बात आपको ध्यान देना है। अब तक जो स्वतंत्रता के बाद से जो है ये क्या है कि 22 विधि आयोग नियुक्त कर सके हैं, और सबका कार्यकाल कितना होता है, 3 साल का होता है। किसके मंत्रालय के अंतर्गत काम आता है ये, तो ये कानून और न्याय मंत्रालय के अंतर्गत आता है। कानून के क्षेत्र में रिसर्च करता है, सरकार को सिफारिशें देता है। ठीक है, ये बातें यहाँ पे देती हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं, तो हमने इसको देख लिया। नेक्स्ट आर्टिकल आता है जाति आधारित आरक्षण। सुर्खियों में क्यों रहा, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है। बिहार में भी रहा और इसी प्रकार से फिर जो है जाति आरक्षण जो है ये न्यूज में रहा, और फिर इसके बाद महाराष्ट्र में भी रहा। तो कास्ट बेस्ड रिजर्वेशन की जब बात आती है तो रिजर्वेशन अपने आप में बहुत हॉट टॉपिक होता है। ठीक है, तो कास्ट बेस्ड रिजर्वेशन की बात आ रही है। सुर्खियों में क्यों रहा कि महाराष्ट्र विधानसभा ने सामाजिक और शैक्षणिक रूप से जो पिछड़े वर्ग हैं उनके लिए महाराष्ट्र राज्य विधेयक 2024 पारित कर दिया, और इस विधेयक के माध्यम से जो मराठा समुदाय थे उसको 10% आरक्षण दिया जाएगा। ठीक है, मराठा समुदाय को 10% आरक्षण रहेगा, सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े, जो महाराष्ट्र राज्य विधेयक था 2024 के माध्यम से। ठीक है, अब इस विधेयक के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। तो विधेयक का मसौदा जो था वो राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग, शुक्र आयोग, कौन सा, शुक्र आयोग के आधार पर जो रिपोर्ट था उसके आधार पर तैयार किया गया था। और इस विधेयक ने जो किया गया है, मराठा समुदाय को सामाजिक और शैक्षणिक रूप से जो है वो पिछड़ा के वर्ग के रूप में उसको वर्गीकृत किया है, जिसमें कि अगर मराठा समुदाय होंगे उनके सरकारी नौकरी में, भर्ती में, सार्वजनिक निजी शैक्षणिक संस्थानों में अगर कोई एंट्री लेगा तो 10% आरक्षण मिलेगा। और ये भी साथ है कि इसमें यह केवल उन लोगों के लिए उपलब्ध होगा जो क्रीमी लेयर की श्रेणी में नहीं आते हैं।
ठीक है, क्रेमी लेयर सर्टिफिकेट नहीं आते उनके लिए उपलब्ध होगा। तो अब बात आती है ना कि जैसे कि आरक्षण संबंधी कुछ अन्य वाद हैं, तो इसमें उसको देखेंगे हम लोग। पहले तो आरक्षण की बात आ रही है ना, तो आरक्षण की मांग क्यों बढ़ रही है उनको समझेंगे, फिर उसका प्रभाव क्या पड़ेगा जाति आधारित आरक्षण का, उसके मुद्दे क्या हैं और आगे की राह है। तो इस तरह से आपका जो है मेंस का टॉपिक यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, इसको आप समझना। तो आरक्षण का मांग बढ़ने का जो कारण है ना, वो कारण आप समझो क्यों कारण है ये, ठीक है। ये कारण क्यों है कि सबसे बड़ी बात है ना कि आरक्षण जब होता है ना, आरक्षण तो एक प्रकार का आपके पास क्या होता है, एक ढाल होता है। तो एक बात आप समझो कि संरचनात्मक कारण है, संरचनात्मक कारण हो गया है। क्यों? क्योंकि अभी कृषि क्या है, यहाँ से आय नहीं है, कृषि में आय नहीं है, और अन्य रोजगार के लिए जो है लोग जो बाध्य हो रहे हैं, ऐसे अन्य लोगों के लिए जो अस्थायी हों, वहाँ उन लोगों के उस तरफ बाध्य हो रहे हैं। तो ऐसे में क्या होता है कि जो तकनीक नवाचार है उस स्तर का भी विकसित भी नहीं हुआ है। तो जो अभावग्रस्त लोग हैं वो उसके पास विकल्प क्या है, सरकारी नौकरी या सरकारी जो संस्थान है उसमें काम करना। तो ऐसे में स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम है, कृषि नहीं है, कृषि से आय नहीं है। इंडस्ट्रीज़ और जो अन्य प्रकार के जो सेवा सेक्टर है उसमें जो कभी मंदी में, अभी आप देखो हाल ही में न्यूज आई कि इसमें से बड़े बड़े जो एमएनसीज थी उसमें छटनी हो गई, बहुत सारे कर्मचारियों को भगा भी दिया गया, हटा दिया गया वहाँ से। तो उसमें क्या है कि उसमें इनसिक्योरिटी है, सिक्योरिटी के लिए लोग क्या करते हैं, गवर्नमेंट सेक्टर को खोज रहे हैं, गवर्नमेंट सेक्टर की नौकरीज को खोज रहे हैं। तो ऐसे में वहाँ पे फिर वहाँ पे दबाव बनता है, वहाँ आरक्षण की मांग भी आती है। रोजगार के बाजार में चुनौतियाँ हैं। अब यहाँ पे आप देखो तो सबसे बड़ा कारण क्या है कि निजी सेक्टर में जो है वेतन जो होगा, वेतन वो क्या होगा, बिल्कुल कम होगा, ठीक। और जो सामाजिक सेक्टर होता है वो क्या होता है, सामाजिक सेक्टर वो सुरक्षा अधिक देता है, तो सरकारी नौकरी में आरक्षण की मांग क्या होती है, यहाँ पे बढ़ जाती है। राजनीतिक कारण कभी कभी जो पॉलिटिकल पार्टीज होती हैं वो लामबंद करती हैं जातियों को, इस आधार पे वो वोट भी पाती हैं और वो उनको फायदा भी पहुंचाती हैं अपने वर्ग को। इस तरह से क्या है, एक प्रकार से जो है कि ये आरक्षण की मांग को बढ़ावा दे। जैसे गुजरात में पाटीदार आरक्षण था, आंध्र प्रदेश में कापू, हरियाणा में जाट, ये सब बार बार उठता रहता है मामला। इसी प्रकार से जो है रिलेटिव डिप्राइवेशन है, जैसे कि अगर किसी एक समुदाय को लग रहा है कि उसके क्षेत्र में कोई अन्य समुदाय क्या है, वो समान आर्थिक रूप से मतलब और सामाजिक रूप से है, फिर भी उसको आरक्षण मिल रहा है, तो वो भी क्या करते हैं, वो भी मांग करने लगते हैं। जैसे हरियाणा में जाट है, ये काफ़ी संपन्न है, पर इनको लगता है कि अन्य जातियां जो हैं वो आरक्षण पा रही हैं, तो वो क्या है कि वो लाभान्वित हो रही हैं। तो ये क्या है कि एक सापेक्ष वंचन इनको महसूस होता है। इसको ये टर्म है सापेक्ष वंचन, ये सोशोलॉजी का टर्म है, रिलेटिव डिप्राइवेशन, वो उनको महसूस होता है। तो ऐसे में वो क्या करते हैं, वो भी डिमांड करते हैं, ठीक। इसी तरह से समुदाय के भीतर कुछ भिन्नताएं भी होती हैं, जैसे कि उनके प्रभुत्व के बावजूद उनके भीतर आय और शैक्षणिक परिणामों के अंत में अंतर होता है। जैसे कि अगर आप समझो कि मराठावाड़ा और पश्चिमी महाराष्ट्र में मराठा किसान के बीच में क्या है, इकोनॉमिक डिवीज़न है, और यही मराठा आरक्षण की मांग की भी जो इसीलिए की जा रही थी। ये जो मराठवाड़ा है और पश्चिमी महाराष्ट्र है, इसमें बहुत सारे अंतर हैं। ये सभी मराठी हैं, पर इनके बीच में क्या है कि आय और शैक्षणिक जो रिजल्ट्स आ रहे हैं उनके बीच में अंतर हो रहा है। तो ये भी एक आरक्षण की जो है ये महत्वपूर्ण बातें होती हैं, इसके बीच में ये आते हैं। इसी कारण से आरक्षण बढ़ने का मांग यही है। स्ट्रक्चरल जो रीजन है, फिर क्या है, रोजगार के बाजार में चुनौतियाँ हैं, इसको आप लिख सकते हैं पॉलिटिकल फैक्टर्स हैं, रिलेटिव डिप्राइवेशंस हैं, और क्या है कि समुदाय के भीतर जो है ये डाइवर्सिटीज़ हैं। ये इस प्रकार के जो है ये 4 आपके जो है ये पहलू हैं, 5 पहलू हैं, जिससे ये आरक्षण जो है ये बढ़ता है। जाति आधारित आरक्षण की बात यहाँ पे की जा रही है। तो जाति आधारित आरक्षण का प्रभाव क्या पड़ेगा, तो सोशल जस्टिस जो होता है इसको यहाँ पे दूर किया जाएगा। इस जो सोशल जस्टिस संबंधी जो अन्याय है, इस जो व्यक्ति द्वारा जातियों के आधार पर असमानता को और अन्याय को सहने की जो बात आती है, उसको यहाँ पे दूर किया जा सकता है, और निष्पक्ष प्रतिस्पर्धा के लिए यहाँ पे समान अवसर वहाँ पे दिए जा सकते हैं। यहाँ उनका प्रतिनिधित्व होता है। अब होता क्या है कि अगर आरक्षण से जो जाति में हाशिए पे जो समुदाय है उनका प्रतिनिधित्व भी यहाँ पे सुनिश्चित हो पाता है। मौलिक समानता भी यहाँ पे जो होती है वो क्या है कि जब मतलब कोई मौलिक समानता जो होती है वो क्या करती है, वो उनके प्राप्त होती है इनकी आरक्षण के माध्यम से। कैसे, जैसे मान लो कि अगर समानता नहीं है, ठीक है, असमानता की स्थितियाँ विद्यमान है, तो मौलिक समानता जो है वो क्या है कि वो संविधान में प्रदत्त है कि मतलब आपको समान रखना है, पर वो ऐसी स्थिति आदर्श स्थिति तो है नहीं, आदर्श स्थिति तो ऐसी बनी नहीं है। तो ऐसे में इसके बीच और ये मौलिक समानता के जो समानता है इसको प्राप्त करने के बीच में लक्ष्य किसके क्या आपका जो है ये मेन फैक्टर हो सकता है, तो आपका आरक्षण हो सकता है, जो कि समानता की तरफ जो वंचित वर्ग है उसको ले जाए। इस प्रकार से ये इसका प्रभाव ये 3-4 चीज़ों पर पड़ता है, सामाजिक न्याय को सुनिश्चित करने में, प्रतिनिधित्व को बढ़ाने में, और मौलिक समानता को स्थापित करने में। तो हालांकि जाति आधारित आरक्षण के कुछ मुद्दे भी हैं, जैसे कि सामाजिक पिछड़ापन जरूरी नहीं कि जाति आधारित हो सकता है कि निवास आधारित हो, व्यवसाय हो, आर्थिक स्थिति हो, अन्य फैक्टर भी हैं।
इसी पर आय पे जो है, इसी आय के पिछड़ापन पे जो है आपका ईडब्ल्यूएस का जो है वो आरक्षण मिला था। पहले से लाभान्वित हो रहे लोगों को लाभ मिल सकता है। कई बार होता क्या है कि जैसे अगर आरक्षण जातिगत हो तो उसी जाति में जो जो टॉप वर्ग के लोग होंगे, जो अच्छे खासे लोग होंगे, उनको भी आरक्षण मिल सकता है जिनकी जरूरत भी नहीं हो। तो ऐसी भी होती है। जाति विहीन समाज की धारणा के विपरीत होता है। तो जाति आधारित आरक्षण से क्या होता है, जाति व्यवस्था वो बराबर वो बना रहता है और इससे जाति विहीन जो व्यवस्था है उसको उन्मूलन करने में समस्या आती है। आरक्षण की मांग में वृद्धि हो जाती है। आरक्षण की मांग में वृद्धि होगी तो फिर वही जो फिर उसी समाज के अन्य वर्गों को लगेगा, रिलेटिव डिप्रेशन फिर पैदा होगा कि इनको मिल रहा है तो हमको मिलना चाहिए। इस तरह से डिमांड क्या होगी, वो बढ़ती ही जाएगी। ठीक है, और वो जो 50% का जो दायरा है वो तो टूट ही जाएगा सुप्रीम कोर्ट का। और जाति के भीतर असमानताओं की यहाँ पे अनदेखी भी जो होती है कई बार होती है। तो ऐसे में आगे की राह क्या होनी चाहिए, तो व्यापक सामाजिक आर्थिक सर्वेक्षण हो, इसके आधार पे और इन्हीं के आधार पे जो परिणाम है उसका आकलन करेगा और संवैधानिक प्रावधानों के आधार पर निर्धारित करें कि कौन समूह उसके आरक्षण के लिए पात्र है, कौन समूह नहीं है। संतुलित आर्थिक समृद्धि को बढ़ावा दे रहा है। कई बार जाति के बीच जाति आधारित आरक्षण हो या फिर जाति के इतर भी आरक्षण हो, इसमें क्या होता है कि इसमें समस्या ये होती है, आर्थिक समस्याएं होती हैं। जैसे कि कृषि संकट हो, क्वालिटी संबंधी जो नौकरियां हैं वो कमी हो उसका, या रिलेटिव डिप्रिवेशन हो, इनसे क्या होता है कि इनसे भी आर्थिक समृद्धि प्रभावित होती है। तो इन सारी चीज़ों पर ध्यान दिया जाए और ना कि आरक्षण जो है वो एक प्रकार का सिर्फ एक ही टूल हो सकता है, इसके अन्य टूल भी हो सकते हैं, उस पर हमें फोकस करना है। क्रीमी लेयर के मानदंड को जो है लागू करना, जिसमें कि जो वास्तव रूप से आरक्षण के हकदार हैं उन्हें आरक्षण का लाभ मिले और इसके लिए मानदंड को मजबूती से अच्छे तरीके से उसको बनाया जाए। तो ये सारी चीज़ें हैं और कुछ अब यहाँ पे आरक्षण संबंधित जो है वो फैसले आए, जैसे कि इंदिरा साहनी बनाम अन्य बाद में भारत संघवाद 1992 में, इसमें 9 जजों की पीठ थी। संविधान के 16(4) जो आर्टिकल है क्लॉज का, उसको उसके आरक्षण की सीमा कितने की थी, 50% की यहाँ पे उन्होंने तय की थी। ठीक है, 50% से अधिक करने के लिए असाधारण परिस्थितियां होनी चाहिए, कोर्ट ने कहा था, जिसके लिए अधिक सावधानी बरतनी पड़ेगी। और इसी के बीच में सुप्रीम कोर्ट ने जो ओबीसी वर्ग है इसमें क्रीमी लेयर की जो है वो अवधारणा यहाँ पर पेश की थी। क्रीमी लेयर की अवधारणा यहाँ पे उसने पेश की थी। ठीक है, ये बातें हैं। नागराज बनाम भारत संघवाद 2006 में, इसमें पदोन्नति में आरक्षण के लिए पहले 3 शर्तें तय की गई थी। और कौन कौन सी शर्तें थीं कि जो शेड्यूल कास्ट है, शेड्यूल ट्राइब है, उसमें क्वांटिफाइड डेटा उसको दी जाए, मात्रात्मक पिछड़ापन जिस तरह से उनका है, और अपर्याप्त प्रतिनिधित्व को तथ्य बनाए दिया जाए, यानी कि रोजगार में जो समूह है जिसको आरक्षण दिया जाना है उसका प्रतिनिधित्व अपर्याप्त है, इसका तथ्य दिया जाए। और प्रशासनिक दक्षता को बनाए रखना ये मतलब सुनिश्चित किया जाए, तभी आपको जो है आरक्षण यहाँ पे पदोन्नति में मिल सकता है। जर्नैल सिंह बनाम अन्य बनाम लक्ष्मी नारायण गुप्ता आवाद 2018 में भी पदोन्नति में आरक्षण के लिए SC और ST के पिछड़ेपन के लिए मात्रात्मक डेटा को एकत्र करने की आवश्यकता को यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने रद्द भी कर दिया था, ये जो क्वान्टिफाइड डेटा है। ठीक है, अभी यहाँ पर एक जो है न्यू वाला जो केस है उसको आपको ध्यान देना है, या बहुत लोग ध्यान नहीं देते होंगे। जनहित अभियान बनाम भारत संघवाद 2002 में सुप्रीम कोर्ट ने 103वें संविधान संशोधन से माध्यम से जो EWS आरक्षण आया था उसको यहाँ पे वैध रखा और बरकरार रखा। ठीक है, जो कमजोर वर्गों के लिए आर्थिक रूप से उनके आरक्षण का प्रावधान करता है। तो ये बातें हैं, इस पर भी आपने सब चीज़ों देख ली। अब आता है एपिडेमिक डिसीजेज एक्ट EDA 1897। तो सुर्खियों में क्यों रहा कि विधि आयोग ने, यहाँ पे ध्यान देना आपको, विधि आयोग ने 22वां विधि आयोग ने महामारी रोग अधिनियम 1897 की समीक्षा की और इसमें 286वीं रिपोर्ट यहाँ पे जारी की। अब इस रिपोर्ट के बारे में क्या कहा गया है, इसमें कौन कौन सी प्रमुख कमियाँ हैं, कब उसकी उत्पत्ति हुई थी, संशोधन कब हुआ था, इसमें क्या क्या विशेषताएँ बताई गई हैं, इसमें क्या क्या समस्याएं हैं उनको हम लोग समझेंगे और निष्कर्ष समझेंगे। इस तरह से ये जो बड़ा वाला आर्टिकल है ये आपका खत्म हो जाएगा। तो इस रिपोर्ट के बारे में बताया गया है कि जो स्वास्थ्य संबंधी जो लीगल फ्रेमवर्क है उसमें कमियां के कारण क्या है कि कोविड-19 का जो मैनेजमेंट था वो बेहतर तरीके से नहीं हो पाया था। जब कोविड-19 महामारी आई थी तो स्वास्थ्य संबंधी कई सारी लीगल फ्रेमवर्क में क्या थी, कमियां थी। इसी कारण से जो है हेल्थ मैनेजमेंट की जो समस्या थी वो यहाँ पे हो पाई थी। और ये कमी तब प्रकट हुई थी जब क्या है कि आपदा प्रबंधन अधिनियम जो है लॉकडाउन लगाने के लिए लागू किया गया। ठीक, अभी संसद ने जो है इसी में संशोधन भी किया था तो ताकि अधिनियम की कमियों को दूर किया जा सके, पर फिर भी जो है अधिनियम की कमियों को दूर यहाँ पे नहीं किया जा सका। ठीक है, तो ये बातें हैं। और विधि आयोग ने स्वतः संज्ञान लेते हुए एपिडेमिक डिसीजन एक्ट जो है 1897 और अंतर्राष्ट्रीय स्वास्थ्य विनियमन जो है उसकी जाँच की है और इसके लिए एक नया व्यापक कानून बनाने की सिफारिश भी की है, कानून में जो नया कमियां को संशोधन करके।
ठीक है। तो इसमें प्रमुख कमियां क्या आई हैं वो जानने से पहले जो आपको जानना है कि जो एपिडेमिक डिसीजेस एक्ट है, ठीक है, वो उसकी उत्पत्ति कब हुई, उसकी शक्तियाँ क्या है और दंड का प्रावधान क्या है, इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। तो ब्रिटिश सरकार ने 1896 में जो बॉम्बे प्रेसिडेंसी थी उसमें बुबोनिक प्लेग बीमारी फैली थी और उस बीमारी से निपटने के लिए एपिडेमिक डिसीजेज एक्ट की शुरुआत की थी। और उस समय कौन जो आपका वायसराय था, तो लॉर्ड एलिंगन द्वितीय था। 1894 की बात है, 99 की बैच की बात है, 97 में जो 96 में ये हुआ था। इस डिसीज एक्ट ने एपिडेमिक डिसीज एक्ट ने सरकार को खतरनाक महामारी रोगों को रेगुलेट करने के लिए, उसे कंट्रोल करने के लिए, उस रोकने के लिए सरकार को क्या व्यापक शक्तियां देता है। केंद्र सरकार को अपने अधिकार क्षेत्र के भीतर जो भी बंदरगाह है उससे प्रस्थान करने वाले, वहां पहुंचने वाले जहाज, जलपोत का निरीक्षण करने की भी अनुमति दे देता है, ठीक है। ये इसकी विशेषताएं हैं। दंड क्या है, अगर इसका उल्लंघन किया जाए तो आपको जो है 1000 रुपये का जुर्माना और 6 महीने की कैद हो सकती है। ये आईपीसी की धारा है। लेकिन 2020 में जब ये कोविड आया तो सरकार ने संशोधन किया इसमें। तो इसमें बताया गया कि कोविड-19 की महामारी के दौरान स्वास्थ्य कर्मियों द्वारा जो भी सामना की जाने वाली हिंसा थी उसको रोकने के लिए इसको पारित किया गया था, ठीक। तो अब ये जो एपिडेमिक डिसीजेज एक्ट है इसको हमने देख लिया, पर अब इसमें क्या था कि जो विधि आयोग ने कमियां क्या खोजी हैं उसको देखना है। तो इसमें कमी है कि ये औपनिवेशिक साम्राज्य के शासन का कानून है, ठीक है, और इसमें सरकार को अत्यधिक शक्ति दी गई है जिसका दुरुपयोग भी किया जा सकता है। और कुछ वर्षों में ऐसे जो संक्रामक रोग आए हैं जिनके लिए जो स्वास्थ्य देखभाल प्रणाली के समक्ष चुनौती पैदा कर रहे हैं उनके लिए कोई इसमें प्रावधान ही नहीं है और उसके समक्ष निपटने की कोई फ्रेमवर्क ही नहीं है। परिभाषा का अभाव है जिसमें एपिडेमिक शब्द को जो है इसमें या संक्रामक रोग को इसमें परिभाषित भी नहीं किया गया है। और इसमें जो है एपिडेमिक और पेंडेमिक के बीच में अंतर भी नहीं जाएगा। एपिडेमिक और पेंडेमिक के बीच में मुझे लगता है कि आपको पता ही होगा, आउटब्रेक के बारे में पता ही होगा आपको, डिसीज के बारे में ये बहुत बार बता चुका हूँ। तो ये इसके बीच में यहाँ पे अंतर किया नहीं गया है। जो महामारी का प्रबंधन है जिसमें इसमें रोग की प्रभावी निगरानी हो, क्वारंटाइन हो, वैक्सीन उपस्थित हो, संक्रामक जो अपशिष्ट हों सब उनके लिए गाइडलाइंस हो, इसकी कमी है। गवर्नेंस संबंधी समस्याएं यहाँ पे आ रही हैं। इसमें क्या है, डिसेंट्रलाइजेशन का समस्या है, डिसेंट्रलाइजेशन की समस्या है जिसमें कि स्थानीय शासन को जो है महामारी को नियंत्रित करने के लिए कोई भी वैधानिक शक्ति नहीं है। मैं स्थानीय शासन की बात यहाँ पे क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि मैंने उस वक्त आर्टिकल भी लिखा था कि उस वक्त आर्टिकल मैंने पब्लिश करा, मतलब मेरे पब्लिश भी हुए थे, द हिंदू में पब्लिश हुआ था और सबसे बड़ी बात है कि वहाँ पे दैनिक जागरण में भी पब्लिश हुआ था हिंदी में। तो उस आर्टिकल में मैंने बताया था कि जैसे कि आपदा नियंत्रण के लिए आप समझो कि कोई भी जो स्थानीय प्राधिकरण होता है वो सबसे उपयुक्त होता है उससे निपटने के लिए। क्यों होता है, क्योंकि उसको स्थानीय जो भी आवश्यकताएं होती हैं उसकी क्या होती है, उसकी आवश्यकताएं, उसको ज़रूरत उसको पता होती हैं कि हमारे स्थानीय स्तर पर ये समस्याएं हैं, इसको हमें इस तरह से टैकल करना है। इसी तरह से पैंडेमिक के लिए भी जो है, पैंडेमिक्स के लिए जो एपिडेमिक्स के लिए जो अगर कोई ऐसे होता है तो उसमें स्थानीय प्राधिकरण है उसका भूमिका बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है महामारी के समक्ष ऐसे निपटने में। स्थानीय प्राधिकरण ही समझता है कि उसके पास कहाँ मेडिकल स्टोर है, कहाँ समस्याएं आ रही हैं, जो सबसे लोवेस्ट लेवल है उसमें कहाँ क्या करना है। तो इस पे जो है, इसलिए स्थानीय शासन को वैधानिक शक्तियाँ होनी चाहिए ताकि जो है वो क्या कर सके कि वो रोगों का प्रभावी नियंत्रण करने में सक्षम हो सके, ठीक है। ये बातें यहाँ पे करनी थी। लेकिन यहाँ पे क्या था कि विकेंद्रीकरण का अभाव था, इसमें कोई वैधानिक शक्ति यहाँ पे नहीं थी। शक्तियों के सीमांकन का भी अभाव था। संक्रमण या संक्रामक रोगों की रोकथाम ये क्या है, समवर्ती सूची का विषय है। ऐसे में ये क्या होता है कि केंद्र और राज्य दोनों इसमें शक्ति बनाने की कानून शक्ति होती है। लेकिन अगर मान लो कि अगर ये बताता नहीं है ये एक्ट कि अगर राज्य और केंद्रों के बीच में असहमति होगी तो किसको प्राथमिकता दी जाएगी, केंद्र को दी जाएगी या राज्य को दी जाएगी, ठीक है। इसमें कोऑर्डिनेशन का अभाव है, परस्पर जो समन्वय होता है उसका अभाव है। यानी महामारी की प्रकृति और गंभीरता के अनुसार अगर कोई काम नहीं किया हमारे जो प्रवर्तन तंत्र था उसने, इससे क्या हुआ कि महामारी की रोकथाम और नियंत्रण में बाधा हुई और कानून के उल्लंघन पर पर्याप्त सजा का प्रावधान भी इसमें नहीं किया गया। 1000 रुपये जुर्माना लगा रहा हो, 1000 रुपये जुर्माना में कौन मानेगा, कोई नहीं मानेगा, वो बार बार लॉ ब्रेक करेगा। और 6 महीने की जो कैद होती है, तो ये प्रभावी दंड भी नहीं है। तो ऐसे में जो है सरकार ने यहाँ पे क्या किया कि कुछ विशेषताएं जो है यहाँ पे बताई, जो प्रस्तावित व्यापक कानून की विशेषताएं थी कि शब्दावलियों को परिभाषित करें। पहले तो आप जो भी शब्दावली उसको परिभाषित करें कि रोगों का जो चरण है, जैसे कि आउटब्रेक क्या हो रहा है, एपिडेमिक क्या हो रहा है, पेंडेमिक क्या हो रहा है, तो उसको आप परिभाषित कर दो। आउटब्रेक ये होता है कि कोई संक्रामक रोग हो स्थानीय स्तर पर अचानक फैल जाए तो ये होती है। इसी के परिणाम स्वरूप क्या होता है, एपिडेमिक बढ़ता है। एपिडेमिक होता है, ये संक्रामक रोग का क्या होता है कि मतलब अचानक फैलने के कारण होता है जिसकी कारण अज्ञात होगा और ये सामान्य से तेजी स्तर से लोगों में फैलता है स्थानीय स्तर पे।
अब यही जो होता है, अगर बड़े स्तर पर फैल जाए संक्रामक, किसी भौगोलिक क्षेत्र में फैल जाए और व्यापक रूप से संचारित हो रहा हो, तो मानव स्वास्थ्य प्रतिकूल क्षमता इससे पड़ रहा हो, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर खतरा हो रहा है, तो ये क्या होगा, पेंडेमिक हो जाएगा। ठीक है, ये बातें यहाँ पे ध्यान देनी है आपको। तो इन सारी जो आउटब्रेक हो गया, एपिडेमिक हो गया, पेंडेमिक हो गया, तो इसको परिभाषित किया जाए। क्वारंटाइन और आइसोलेशन के बीच में अंतर किया जाए। महामारी रोग विधेयक को जो उचित पद यहाँ पे जो है इसमें परिभाषित किए गए हैं, लेकिन इसको यहाँ पे आपको क्या करना है कि एपिडेमिक डिसीज एक्ट है उसमें भी परिभाषित किया जाए। सामाजिक दूरी के बजाय शारीरिक दूरी का शब्द का इस्तेमाल किया जाए। यहाँ पे बताया ना कि वहाँ पे भी मैंने एक आर्टिकल लिखा था कि यहाँ पे सामाजिक दूरी, सोशल डिस्टेंस की बात की जा रही थी, सोशल डिस्टेंस, लेकिन सोशल डिस्टेंस नहीं व्यक्त कर आपको बनना, पर्सनल डिस्टेंस को, फिजिकल डिस्टेंस को मेंटेन करना होता है। ठीक है, सोशल डिस्टेंस एक प्रकार का, एक समझते एक प्रकार का जो है ये भेदभावपूर्वक शब्द लगता है, भेदभावपूर्वक शब्द है ही सोशल डिस्टेंस। ठीक है, ये बातें हैं। शक्तियों का विकेंद्रीकरण हो और उनका सीमांकन भी हो, रोकथाम और प्रबंधन के लिए, लोक स्वास्थ्य, पब्लिक हेल्थ के लिए, स्वच्छता के लिए, ये राज्य सूची का विषय होता है। स्वास्थ्य जो स्वास्थ्य होता है, ऐसे में शक्ति राज्य सरकार को देनी चाहिए, और राज्य सरकार को क्या करना चाहिए, स्थानीय स्वशासन को भी जो यहाँ पे शामिल करना चाहिए। राज्य में अगर प्रकोप हो रहा है तो नियंत्रित करना है, रोकना है, उसे प्रबंधित करना है, तो इसके लिए स्थानीय प्राधिकरण को मजबूत बनाया जाए। एपिडेमिक और पेंडेमिक का राज्यों के बीच में प्रसार के लिए क्या है कि रोकथाम के लिए प्रबंधन की हो जाए, प्रबंधन के लिए उपयुक्त कार्रवाई की जाए। ठीक है, संक्रामक रोगों से यदि खतरा हो रहा है तो ऐसे में क्या है कि किसी रोग उसके मैनेजमेंट के लिए उपाय किए जाएं और एक केंद्रीय एजेंसी को वहाँ पे एम्पावर किया जाए। एक महामारी योजना को तैयार किया जाए, जिससे क्या हो कि सरकार अन्य हितधारकों के साथ मिलकर के महामारी योजना को जो है वो इम्प्लीमेंट कर सके। क्वारंटीन और आइसोलेशन के लिए यहाँ पे दिशा निर्देश भी दिए गए हैं और अन्य सिफारिशें भी की गई हैं कि जो आपका जो सजा है, जुर्माना है, उसमें बढ़ोतरी की जाए। जो संक्रामक अपशिष्ट है उसका सुरक्षित निपटान किया जाए। जैव चिकित्सा अपशिष्ट प्रबंधन नियम के अनुसार जो आवश्यक दवाएं उसकी उपलब्धता को नियंत्रित किया जाए और विनियमित करने के लिए विनियमन तैयार किया जाए, और नोडल अधिकारियों की जो है ये वैक्सीन और अन्य दवाओं के विकास के लिए पहचान की जाए। ये बातें यहाँ पे जो है की गई हैं। ऐसे में निष्कर्ष ये निकल रहा है कि आप समझो कि वैश्वीकृत और दुनिया जो जिस तरह से जुड़ी हुई है, वैश्वीकृत दुनिया में महामारी का प्रकोप क्या होती है, एक संभावना होती है, एक जो वास्तविकता है, महामारी फैलेगी। क्योंकि आप मान लो कि किसी देश में आवाजाही इतनी बढ़ चुकी है, इतनी अब आवाजाही हो चुकी है, लोगों के बीच में पीपल टू पीपल कनेक्ट हो चुका है, पीपल टू पीपल, कि अब वो महामारी फैलने की संभावना होती है अगर कहीं किसी भी देश में होता है तो इसके अलावा स्वास्थ्य का अधिकार भी होता है, आर्टिकल 21 में निहित है मौलिक अधिकार। ऐसे में क्या करना चाहिए कि राज्य अपने नागरिकों का स्वास्थ्य को सुनिश्चित करने के लिए बाध्य है, और ऐसे में आपात स्थिति में निपटने के लिए, लोक स्वास्थ्य आपात स्थिति से निपटने के लिए हमें कानूनों पर पुनर्विचार करना और उसे मजबूत करना अनिवार्य हो जाता है। ठीक है, तो सुर्खियों में कुछ छोटे छोटे न्यूज रहे हैं, उनको हमें समझना है। तो पहला आर्टिकल है जिसमें कि हम लोग को ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से। तो 17वीं लोकसभा के कामकाज की यहाँ पे बात की गई है। तो यहाँ पे आप समझो कि ये 17वीं लोकसभा के जो कामकाज की यहाँ पे बात की जा रही है ना, इसी पर यूपीएससी मेंस में सवाल बना था कि मेंस में सवाल ये बना था 2021 या 22 में से कुछ सवाल है वो, कि जो संसद में जो बहस का जो स्तर है वो गिरता जा रहा है, और जो अनेक प्रकार के कानून है वो क्या है कि बिना बहस के ही पारित हो जाते हैं। तो ऐसे में उसका क्या महत्व है या फिर इसकी कमियों को बताइए, इसे ऐसा एक प्रश्न था। ठीक है, तो यहाँ पे ऐसे प्रश्न के डेटाज यहाँ पे जो होता है पीआरएस का जो डेटा होता है, ठीक है, पीआरएस लेजिस्लेटिव का, उसको जो है आप यहाँ पे पुट कर सकते हैं और आंसर्स को इन्हेंस कर सकते हैं वैल्यू एडिशन के साथ। तो उसे बताया गया है कि 17वीं लोकसभा के कामकाज को आंकड़े जारी किए गए, जिसमें कि जून 2019 से और फरवरी 2020 के बीच में 17वीं लोकसभा जो है ये आयोजित की गई थी। इसमें लगभग कुल कितने 179 विधेयक पारित हुए, 274 बैठकें हुई, और प्रश्नकाल लोकसभा में 60-52 तक का रहा। ठीक है, इसमें ध्यान देना है कि इसमें 206 बार सांसदों को निलंबित करना पड़ा, और औसत बैठक थी वो घट करके क्या होगी, ये 55 हो चुकी है। पहली बार जो है लोकसभा ने पूरे कार्यकाल में उपाध्यक्ष का चयन ही नहीं किया। लोकसभा में उपाध्यक्ष होता है लेकिन ये पूरे कार्यकाल का चयन ही नहीं किया, पहली बार ऐसा हुआ। हालांकि आर्टिकल 93 में यह बताया गया है कि लोकसभा को जल्दी से जल्दी एक अध्यक्ष और उपाध्यक्ष चुनना चाहिए। 17वीं लोकसभा था, उसमें केवल 16% विधेयकों को लिए जो है वो विस्तृत जांच के लिए संसदीय समितियों के पास भेजा गया था। यही सबसे बड़ी समस्या, इसी पर यूपीएससी ने सवाल पूछा था मेंस में। ठीक है, आप विभाग उठा के देखना, मुझे याद है। ठीक है, तो इसी पे बात यूपीएससी ने सवाल पूछा था, यही आपको डेटा लिखना है कि 17वीं लोकसभा में जो है 16% जो विधेयक था उसी को सिर्फ विस्तृत चर्चा के लिए संसदीय समितियों के पास भेजा गया था, और बिना मतलब और बाकी जो विधेयक थे उसको रिकॉर्ड किए गए मतदान के बिना ही पारित कर दिया गया। तो ये भी बहुत बड़ा समस्या है। सबसे बड़ी बात है 35% जो विधेयक थे उसको 1 घंटे से भी कम चर्चा के लिए पारित किया गया, और बजट की चर्चा में जो समय था उसमें भी गिरावट आई है। 80% बजट पर बिना चर्चा के ही मतदान कर दिया गया। ये कितनी खतरनाक बात है कि हमारे लिए जो बजट आ रहा है, हमारे लिए जो कानून आ रहा है, उस पर कोई चर्चा ही नहीं हो रही है। सरकार जो बना रही है उसको थोप दे रही है। ऐसी ये चीज़ें, ये गिरावट आती है, बहस का स्तर गिरता है, इससे भागीदारी, जनप्रतिनिधित्व, और सबसे बड़ी बात है कि
जनता की आवाज़ या जनता के जो प्रतिनिधि हैं, कम से कम उसमें अगर कोई कमियां हैं, कानून में चर्चा होती, कानून में कमियां होती, वो प्रस्तुत होता, फिर उसमें संशोधन होता, तो फिर वो ज़्यादा व्यापक रूप से वो क्या समावेशी होता, सुदृढ़ होता और सबके हित के लिए होता है। लेकिन यहाँ पे एक जो समस्याएं होती हैं वो निकल कर सामने आती हैं कि हमारे संसद की जो बहस का स्तर है ये गिर रहा है। अब आता है कि वार्षिक NESDA रिपोर्ट, एनुअल रिपोर्ट आई है। वार्षिक नेशनल ई गवर्नेंस सर्विस डिलीवरी असेसमेंट जो रिपोर्ट है 2013 को जारी की गई थी। कौन जारी किया? तो प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग ने जारी किया। ई सेवा जो डिस्ट्रीब्यूशन है उसके बढ़ाने की दिशा में यहाँ पे पहलों को रेखांकित की गई है। ई सेवा वितरण क्या होता है कि इलेक्ट्रॉनिक रूप में सार्वजनिक सेवाएं दी जाती है, जैसे कि ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स हो, आवेदन हो, लाइसेंस जारी करना हो, धन की प्राप्ति भुगतान वगैरह हो। तो इस रिपोर्ट में जो है सबसे अधिक कौन अधिक सेवाएं दे रहा है? तो जम्मू कश्मीर सबसे अधिक सेवाएं दे रहा है। ये बड़ा बड़ा सुखद है और बड़ा सुनने में अच्छा भी लग रहा है कि जम्मू कश्मीर राज्य भी जो है वो ई सेवाएं सबसे अधिक प्रोवाइड कर रहा है। और इसके आकलन के तहत जो कुल अनिवार्य ई सेवाएं हैं उसमें से 76% ई सेवाएं दी जा रही हैं। और सबसे बड़ी बात है कि इसमें जम्मू कश्मीर, केरल, असम, उड़ीसा अपनी 100% सेवाएं निर्धारित करने के लिए इंटीग्रेटेड सेवा वितरण पोर्टल के माध्यम से यहाँ पे दे रहे हैं, यानी कि एकीकृत पोर्टल है, उसके माध्यम से सेवाएं सभी यहाँ पे प्रोवाइड की जा रही हैं। तो ई सेवा वितरण ये GS2 का टॉपिक है, गवर्नेंस का। तो इसका महत्व ये है कि नागरिक के लिए महत्व ये कि इससे नागरिकों का सशक्तिकरण होगा। इसको आप मेंस में यूज करोगे ई सेवा वितरण का, ठीक है। ई सेवा वितरण ये आपका गवर्नेंस का टॉपिक है और ये आपका जो है GS2 का टॉपिक है मेंस का। यहाँ पे इसका महत्व पूछ रहा है ई सेवा वितरण का। तो ये नागरिकों के लिए क्या होगा यहाँ पे कि नागरिकों का सशक्तिकरण होगा, भागीदारी बढ़ेगी और जो बिचौलिया होंगे, मीडिएटर्स होंगे, उनको हटाकर सेवाओं तक क्या होगी? बेहतर पहुंच संभव होगी। यानी यहाँ पे क्या होगी कि सेवाओं तक आपका पहुंच सुनिश्चित होगी। सरकार के लिए डेटा क्या होगा? डेटा संचालित निर्णय लेने में मदद मिलेगा। तथ्याधारित लाभार्थियों को शामिल करने, छूट जाने से जो त्रुटियां होंगी उसको दूर करके, उसको कम करके संसाधनों का दोहन हो पाएगा और लागत दक्षता भी आएगी। चुनौतियां इसमें क्या है कि डिजिटल डिवाइड अभी भी विद्यमान है। डिजिटल डिवाइड जो है वो एक बड़ी समस्या अभी भी हमारे सामने है। मानकीकरण के लिए, ठीक है, और इंटर ऑपरेबिलिटी की कमी है। नौकरशाही की अल्प सक्रियता कारण ये भी बदलाव आने से बहुत सारा मुद्दा जुड़े हुए हैं। और साइबर सुरक्षा संबंधी चिंताएं हैं। ये सारी चिंताएं क्या लिख सकते हैं आप? मेंस में यूज कर सकते हैं। हालांकि आपको ध्यान देना कि कुछ ये आपको ये केस स्टडीज़ हैं, इसको आप मेंस में लिखो तो बहुत अच्छा नंबर मिलेगा। ई सेवा वितरण से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण पहले की गई थी, जैसे जम्मू कश्मीर के लिए ई उन्नत पोर्टल शुरू किया गया जो इंटीग्रेटेड सेवा डिस्ट्रीब्यूशन पोर्टल है। निवेश मित्र उत्तर प्रदेश का जो है, यूपी स्पेशल में आप लिख सकते हो, जिसमें ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के लिए निवेश मित्र पोर्टल चालू किया गया। सेवा सिंधु कर्नाटक में, जिसमें नागरिकों को घर पर ही सेवा देने के लिए ये सारी पोर्टल चालू किए गए, सेवा सिंधु। तो ये 3 जो पोर्टल्स हैं इसको आप अपने GS2 के मेंस आंसर में, GS3 में टेक्नोलॉजी में और GS1 के सोसाइटी वगैरह में भी आप यूज कर सकते हो, ठीक है। ये सारी चीज़ें आपको GS4 में भी यूज कर सकते हो, SC में भी इस्तेमाल कर सकते हो, हर जगह ये आपका यूज हो जाएगा, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं। अब आता है सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान की रोकथाम रिपोर्ट, प्रिवेंशन ऑफ डैमेज टू द पब्लिक प्रॉपर्टी। 22वां विधि आयोग ने सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान की रोकथाम शीर्षक से 284वीं रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी। ये सार्वजनिक संपत्ति को जो नुकसान है ये बड़ा मुद्दा है। तो विधि आयोग ने इस पर रिपोर्ट दी है कि जो उपद्रव की जो बड़ी घटनाएं बढ़ रही हैं और इसके कारण जो पब्लिक प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचा, उसको स्वतः संज्ञान लेकर विधि आयोग ने रिपोर्ट तैयार की है। और इसमें बताया गया कि जो स्थल मार्ग है या उसको जानबूझ को बाधित करने की समस्या को यहाँ पे इसमें भी बताया गया है, ठीक है। तो इसमें इस रिपोर्ट में बताया गया कि केवल कुछ राज्यों ने ही जो सार्वजनिक मार्ग है उसको बाधा को रोकने की इसकी समस्या से निपटने के लिए प्रावधान किए हैं। तो सिफारिशें इसमें की गई हैं कि जो PDPP एक्ट है उसमें संशोधन की जाए, जैसे कि जो लोक संपत्ति नुकसान निवारण अधिनियम है उसमें संशोधन किया जाए, ठीक। और ये बताया जाए उसमें कि जमानत जब तभी मिलेगी व्यक्ति को जो हिंसा किया रहेगा, जो नुकसान पहुँचाया रहेगा, कि जब अगर वो जो क्षतिग्रस्त संपत्ति उसके बराबर के मूल्य की राशि वो जमा कराएगा। तो ये बातें यहाँ पे की गई हैं। अभी हुआ नहीं है, सिफारिश की गई है और ये पूछेगा नहीं प्रीलिम्स में, ये बस जानना आपको मेंस के लिए, जानकारी के लिए, ठीक है। और सार्वजनिक मार्गों में जानबूझकर कोई अगर अवरोध पैदा कर रहा हो उसके निपटने के लिए व्यापक कानून बनाने की आवश्यकता है और इसे भारतीय न्याय संहिता में शामिल भी करना चाहिए। और सबसे बड़ी बात है कि इसमें अगर मतलब जो लोक संपत्ति है उसकी सुरक्षा के लिए हमारे पास संवैधानिक और कानूनी प्रावधान क्या क्या हैं। तो अनुच्छेद 19 के तहत मूल अधिकार में राइट टू प्रोटेस्ट है और इसमें हालांकि यहाँ के उपद्रव और अशांति उत्पन्न करने वाले विरोध प्रदर्शन को इसके तहत कोई सुरक्षा नहीं मिला हुआ है। आर्टिकल 51A भी बोलता है कि नागरिकों के लिए मौलिक कर्तव्य में से एक क्या है कि सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखा जाए और हिंसा से दूर रखा जाए, ठीक है।
PDPP एक्ट भी है 1984 में, जो उन अपकृत्यों से निपटने का प्रावधान इसमें किया गया है जिसमें कि सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाता है। IPC की धारा भी है, ऐसे भी अपकृत्यों को अपराध ठहराने से संबंधित है। इसी प्रकार से जो है BNS की कई धाराएं जो है सार्वजनिक संपत्ति के नुकसान से निपटने से संबंधित हैं, और ये BNS क्या है, भारतीय न्याय संहिता है, जो IPC की जगह पे लाया गया है। सार्वजनिक संपत्ति से संबंधित कुछ सुप्रीम कोर्ट के निर्णय भी हैं। भारत कुमार बनाम केरल राज्यवाद, इसमें जो है कि इस न्यायालय ने जो भी पब्लिक अथॉरिटीज़ थी उनको कार्रवाई करने की निर्देश दिया था, जो भी अगर सार्वजनिक संपत्ति का नुकसान पहुंचाता है तो। इसी प्रकार से सार्वजनिक और निजी संपत्ति को नुकसान बनाम आंध्र प्रदेश राज्यवाद 2009 था, इसमें सुप्रीम कोर्ट ने स्वतः संज्ञान लेते हुए 2 समिति गठन की थी, और इसी समितियों की सिफारिश के आधार पर जो है सार्वजनिक संपत्तियों को नुकसान पहुँचाने वाले के लिए जो है यहाँ पे एक दिशा निर्देश भी जारी किए गए थे। अब यहाँ पे चौथा वाला आर्टिकल है, पोर्टल फॉर अ मॉडर्नाइज मीडिया लैंडस्केप। सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने मीडिया संबंधी 4 नए पोर्टल लॉन्च किए हैं, तो 4 नए पोर्टल को आपको देखना है। मीडिया संबंधी है, प्रेस सेवा पोर्टल है, ये समाचार पत्र पंजीकरण के ऑटोमेशन के लिए बनाया गया है, प्रोसेस के लिए, तो ये मैंने आपको पढ़ाया भी था। नेविगेट है, नेविगेट भारत पोर्टल है, जो सरकारी वीडियोज़ के लिए ये क्या करेगा, एक सिंगल प्लेटफॉर्म है जो इंटरेक्टिव यूजर्स इंटरफेस वाला है। स्थानीय केबल ऑपरेटर के लिए राष्ट्रीय रजिस्टर, इसको भी मैंने आपको पढ़ाया था मंथली मैगजीन में। और केंद्रीय संचार ब्यूरो के लिए पारदर्शी पैनल मीडिया योजना और बिलिंग प्रणाली भी है, जिसमें मीडिया संबंधी योजना निर्माण और जो प्रोसेस है उसमें ट्रांसपेरेंसी और जो है दक्षता बढ़ाने के लिए उसको विकसित किया गया है। करप्शन परसेप्शन इंडेक्स, ये आपको इंडेक्स को ऐसे ही याद रखना है, ये UPPCS BPSC वगैरह में डायरेक्ट पूछता है। तो करप्शन परसेप्शन इंडेक्स में भारत क्या है, भारत का स्थान 93 है। 180 देशों में हम क्या हैं, 93 हैं, और हम 8 स्थान गिरे हैं। ये भी हमारे गिरावट को भी ध्यान देना है आपको। तो पहले हम 85 थे, अब हम 93 हो चुके हैं। कौन जारी करता है, तो आपको ध्यान देना है ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल जो है, ये इंटरनेशनल ये इसको जारी करता है, ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल इसको जारी करता है, ठीक है। ये बातें कौन सबसे अच्छा ईमानदार देश है यहाँ पे, तो इसमें आपको ध्यान देना है कि इसमें डेनमार्क पहले स्थान पर है, और उसके बाद फिनलैंड, न्यूजीलैंड और नॉर्वे है। नेक्स्ट आता है पंडारम भूमि। पंडारम भूमि आपको याद ध्यान देना है कि लक्षद्वीप प्रशासन ने पंडारम भूमि पर पेड़ों की गिनती का कार्य जारी रखा है, ठीक। तो ये आपको ध्यान देना है कि इसमें पंडारम भूमि वह होता है जिस पर कानून बनने से पहले से क्या है, सरकार का मालिकाना हक था, ठीक है। और इस पर पंडारम और ये भी है कि जिस पर सरकार क्या कर सकती है, कानून या अन्य कानून के माध्यम से मालिकाना अधिकार प्राप्त कर सकती है पंडारम भूमि पे। कौन कानून के माध्यम से, तो लक्षद्वीप मिनिकाय अमीनी द्वीप समूह भूमि राजस्व और काश्तकारी विनियमन 1965 के एक्ट के माध्यम से सरकार क्या कर सकती है, किसी भी भूमि पे जो भूमि होगी उस पर मालिकाना अधिकार प्राप्त कर सकती है। और किसी व्यक्ति का जब किसी का इस जो सरकार का जो भूमि होगा, मतलब पंडारम भूमि जो सरकार को इसका मालिकाना हक मिल सकता है, उसी प्रकार से अगर इस पंडारम भूमि के अलावा जो भूमि होगी उसको बोलते हैं जेनमम भूमि। जेनमम भूमि वो क्या होता है, व्यक्ति का मालिकाना अधिकार जिस पे होता है, मतलब मेरा पर्सनल जो प्रॉपर्टीज राइट होगा उसको जेनमम भूमि बोलेंगे। और सबसे बड़ी बात है कि जिस पर सरकार क्या कर सकती है, उसको अपना अधिकार मालिकाना अधिकार प्राप्त कर सकती है, उसको पंडारम भूमि बोलेंगे। तो इसी बताया कि लक्षद्वीप प्रशासन ने पंडारम भूमि पे पेड़ों की गिनती का कार्य यहाँ पे जारी रखा है। आधार कार्ड जानते हैं, आधार कार्ड EPFO ने जन्मतिथि के प्रमाण के लिए आधार कार्ड के जो दस्तावेज थे स्वीकार सूची उसको हटा दिया गया वहाँ पे, ठीक है। तो ये बात है यहाँ पे। क्यों EPFO कौन है, तो आपको ध्यान देना है कि कर्मचारी भविष्य निधि संगठन, एम्प्लॉयमेंट प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन, ये EPFO है। और इसने जन्मतिथि का प्रमाण के लिए जो आधार कार्ड की जो अनिवार्यता थी उसको स्वीकार दस्तावेज थी, यानी कि आपको DOB प्रमाणित करने के लिए आधार कार्ड दे दो, तो उसको सूची से हटा दिया गया है। आधार कार्ड का इस्तेमाल पहचान पत्र के रूप में किया जाता है, ये नागरिकता या जन्मतिथि का प्रमाण नहीं माना जाता है, ये ध्यान देना आपको। इसमें 12 अंकों की रैंडम संख्या होती है। कौन जारी करता है, तो UIDAI जारी करता है, यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया जारी करता है, ठीक है। ये क्या है, एक वैधानिक संस्था है, ये ध्यान देना आपको कि UIDAI क्या है, एक वैधानिक संस्था है। और इसमें जो है आपको ये भी चीज़ें ध्यान देनी है कि इसमें जनसांख्यिकी और बायोमेट्रिक डेटा शामिल होते हैं। और पात्रता ये कि किसी भी आयु जेंडर के भारतीय नागरिक को यहाँ पे जारी किया जा सकता है। ऐसे में किसी भी मतलब ये ध्यान देना, किसी भी आयु के किसी भी जेंडर के भारतीय नागरिक को यहाँ पे जारी किया जा सकता है। तो ऐसे में पूरा ये आपका जो पॉलिटी एंड गवर्नेंस का सेक्शन है वो हमने 2 क्लास में कंप्लीट कर दिया, ठीक है। तो ये आपका पूरा कंप्लीट हो गया सेक्शन। अब आपको करना क्या है कि आपको QR कोड को स्कैन करना है, इस QR कोड को, और इस QR कोड को स्कैन करके आप जो मैंने कल की क्लासेस कराई हैं और आज की क्लासेस कराई हैं, एक एक शब्द, एक एक टॉपिक, एक एक चीज़ें मैंने कराई है, तो इस पर आप जाओ, यहाँ पे क्विज दो। क्विज देने से आपको मालूम चल जाएगा, क्विज देने से आपको मालूम ये चलेगा कि
कैसे सवाल बनते हैं, क्वेश्चंस कैसे बनते हैं प्रीलिम्स में, और इसमें 10-15 क्विज होंगे। आप अपने रिपोर्ट्स को, जैसे आपने क्विज दिया तो क्विज दे करके स्क्रीनशॉट लेना रिजल्ट का, और आप जो टेलीग्राम का जो डिस्कशन ग्रुप है ज्वाइन करके आप वहाँ पे शेयर करना। आप अपनी क्षमताओं को देखो, गलती हो रही है तो उसको सुधारो, ठीक है। तो क्विज दे करके आप ज़रूर जो है यहाँ पे आप डिस्कशन ग्रुप में शेयर करना, ताकि आपको अपने असेसमेंट को मालूम चल सके और गलतियों को एक्सेप्ट करना सीखो, ठीक है। तो वो चीज़ें हो जाएंगी और ठीक हो जाएगा। फिर कल से हम लोग शुरू करेंगे इंटरनेशनल रिलेशंस को बहुत अच्छे तरीके से मैं कंप्लीट कराऊंगा। पूरी मैगजीन को बता रहा हूँ ना कि मैं मार्च महीने की, यानी जनवरी फरवरी मार्च, जो जनवरी के छूटा हुआ है कुछ क्लासेस हैं वो कंप्लीट हो जाएंगी, फरवरी के मैं करा ही रहा हूँ। मार्च की मैगजीन आ जाएगी कुछ दिन में, मार्च की मैगजीन को भी कराएंगे। मंथली मैगजीन को नहीं छोड़ेंगे, बिल्कुल टेंशन मत लीजिएगा। पूरा मैंने आपको पढ़ाया है 8-10 महीने से, तो उसको मैं कराऊंगा मंथली मैगजीन को, ठीक है। सपोर्ट बनाए रखिए, धन्यवाद।